नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि देश के यूनियन मिनिस्टर की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है 77th इंडिपेंडेंस डे पे कि इंडियन पेनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत बदलाव होने जा रहे हैं। और ये बदलाव होना भी चाहिए क्योंकि ब्रिटिश काल के समय से ये कानून चलते आ रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये कानून को बहुत पहले ही बदल दिया जाना चाहिए। हालांकि देरी सही लेकिन बदलाव तो हो रहे हैं। और उन सभी में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और वो बदलाव अभी तक कितना काम हो चुका है, वो सब चीज़ पे आज हम बात करते हैं। और साथ में आप अपना भी प्रतिक्रिया भी बताएंगे कि इसमें क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है आप अपने हिसाब से। और इस पे बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है क्या। बेसिकली इसको समझने के लिए अगर आपको पूरा सेशन को अगर समझना हो तो आप देखिए, इंडियन पेनल कोड को भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 और भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता बिल, यानी जो इंग्लिश टर्म है उसको हिंदी कर दिया गया है। दूसरी चीज़ की जो यहाँ पे पिनल कोड है तो उसको क्या जस्टिस कर दिया गया है। यानी कि पहले इसको हम दंड के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसको हम किस चीज़ के नाम से जानेंगे, अब उसको हम न्याय के नाम से जानेंगे। बेसिकली ये चीज़ है। तो ये पार्लियामेंट में पास हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ तक डिस्कस हुआ है, तो आइए हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि देखिए, एक होता है आईपीसी। आईपीसी को हम लोग कहते हैं इंडियन पेनल कोड। बेसिकली ये डिफाइन करता है कि क्राइम क्या है। जैसे आप कोई भी क्राइम करते हैं तो वो क्राइम है कि नहीं है, तो वो किस धारा के अंदर वो क्राइम आती है, तो उसको हम आईपीसी कहते हैं। यानी कोई भी अगर आप क्राइम करते हैं तो वो आईपीसी के अंदर उसको डिफाइंड किया जाता है। और जब पुलिस के द्वारा, देखिए, पुलिस जब भी आप कोई क्राइम करेंगे तो पुलिस उसको कंसीडर करेगी कि आप कौन सा अपराध किए हैं। बिना अपराध किए तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अपराध करेगी तो उसके बाद फिर वो क्या करेगी, पुलिस क्या करती है, 24 घंटा के बाद अगर आपको पकड़ी है तो जेल मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी, कोर्ट में। और उसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, आपके पास कोर्ट का प्रोसीजर है। तो कोर्ट में जितने भी काम होते हैं उनको हम सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं। और दूसरी चीज़, आपने आईपीसी के अंदर क्राइम को डिफाइन कर दिया, सीआरपीसी के अंदर उसका प्रोसेस चालू हो गया, लेकिन वो जो इंसान है, वो जो क्राइम किया है, तो उसके लिए क्या क्या एविडेंस है, यानी क्या क्या साक्ष्य हैं, तो उनके लिए भी एक एक्ट है जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन है। और भी एक सेडिशन लॉ है, बहुत बदलाव होने जा रहे हैं। तो बेसिकली आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में इतना ही समझना है कि आईपीसी क्राइम को डिफाइन करता है, सीआरपीसी प्रोसीजर करता है, और इंडियन एविडेंस एक्ट करता है, यानी साक्ष्य करता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि एक न्यूज़ कटिंग सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे है कि 3 न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस इन लोकसभा टू रिप्लेस द क्रिमिनल लॉ सेडिशन लॉ टू बी स्क्रैप्ड। फिर दूसरा न्यूज़ यहाँ इंडिया टुडे का देख लीजिए, सेंटर्स 3 बिल टू रिवर्व क्रिमिनल लॉस एम टू प्रोसीजर जस्टिस नॉट पनिश। तो ये न्यूज़ कटिंग आप कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 11 अगस्त को लोकसभा में तीन बिल पेश किए गए। ये बिल पेश करते हुए सदन में उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने के आपराधिक कानून अब बदल दिए जाएंगे। इनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि उसको दंड के जगह क्या, नागरिक सुरक्षा यानी न्याय को ला दिया गया है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 शामिल है। ये बिल अंग्रेज़ों के समय इंडियन पेनल कोड के नाम से जाना जाता था, कि जो कि 1860 में पारित किया गया था, और क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में पास किया गया था। और यहाँ पे ये तीनों बिल देख लीजिए कि अमित शाह के द्वारा यहाँ पे भारतीय न्याय समीक्षा, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, ये तीनों बिल हैं। आगे अगर इसको अगर पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए कि यानी आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, यहाँ पे क्या डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आईपीसी की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान में भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश से हुई थी। यह 1860 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी, जो कि 1 जनवरी 1862 ईस्वी में भारत में इसको लागू कर दिया गया था, लॉर्ड मैकाले की तरह। भारत का एजुकेशन सिस्टम भी लॉर्ड मैकाले का आज चल रहा है, तो उसमें भी इंडियन एजुकेशन एक्ट भी एक पारित हुआ था, उस पर भी
काम हो चुका है, धीरे धीरे वो भी पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। समय समय पर इनमें कई संशोधन हुए और भारत ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी ये लागू है और बहुत सारे देश है जहाँ पे इसको हटा भी दिया गया है। राइट। उसके बाद इसका मकसद क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं, 511 धाराएं थी आईपीसी के अंदर। वहीं सीआरपीसी देखते हैं तो आमतौर पे थाने के मामले में आईपीसी की धाराएं के तहत दर्ज होती है, यानी थाना में जो भी काम होता है कोर्ट कचहरी में वो सीआरपीसी के तहत आता है, जिसका पूरा नाम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए अपराधी को पुलिस आईपीसी के तहत धारा लगाएगी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी, अगर अपराध कोर्ट के आदेश के बाहर भी वहाँ नहीं पहुँचा तो पुलिस कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी, ऐसी तमाम बातों की जानकारी पुलिस को सीआरपी से मिलती है। हालात के मुताबिक पुलिस इसे अपनाती है। सीआरपीसी को लेकर पुलिस के कई अधिकार मिले हुए हैं। अपराध दो हिस्सों में बांट दिए गए हैं। पहला अपराधी की जांच और दूसरी पीड़ित की बात। यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी 1973 में कानून पारित हुआ था और इससे 1 अप्रैल 1974 को इसको लागू कर दिया गया था। पुराना जो हमारे पास कानून था, यहाँ पे देखिए इंडियन पेनल कोड आईपीसी, उसको कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। दूसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरा एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया गया। इसको यहाँ पे आराम से आपको पढ़ना होगा। तो अपराधों के संबंधित प्रावधानों को समेत संशोधन करने के लिए और उसमें जुड़े उसके आकस्मिक मामलों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं तीनों बिल को लागू किया गया। और यहाँ पे मॉब लिंचिंग के तहत भी सेडिशन लॉ भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अलावा मॉब लिंचिंग के लिए एक नया कानून बनाया गया। केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों की मौत की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। साथ ही राजद्रोह के कानून पर भी इसे खत्म कर दिया गया। अमित शाह ने कहा कि आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूँ, इसमें इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट है। राइट। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्वीट है तरफ से इस, और उसके बाद यहाँ पे रेप के ऊपर भी है कि इसके साथ ही नाबालिग को रेप पर भी मौत की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। वहीं 2027 से पहले देश के सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज कर दिया जाएंगे। हालांकि कंप्यूटराइज करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, इससे जॉब अपॉर्चुनिटी भी आएगी। देखना ये है कि ये कब तक सारा लागू हो जाता है। और जो नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों को सज़ा प्राथमिकता दी जाएगी और देना भी चाहिए। वहीं साल 2027 से पहले भारत के सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज कर दिए जाएंगे। किसी को भी गिरफ्तार करने या उसके परिवार वालों को सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे अमित शाह ने तीनों बिल को पेश करते हुए यहाँ पे क्या 1860 से 23 ईस्वी में, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर के देश के सामने 5 प्रण लिए गए थे, जो कि आज 3 बिल लेकर आया हूँ, यानी 2 अभी बाकी है। 5 प्रण कौन कौन है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो प्रण था वो गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। दूसरा गोल था रिमूव ऑफ एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। तो इसी के अंदर ये सेकेंड वाला जो देख रहे हैं, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियन का बेसिकली मतलब होता है कि पहले हम लोग ब्रिटिश के क्या थे, कॉलोनियल थे, यानी ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते थे, तो इसी को हम कहते हैं कॉलोनियल। थर्ड क्या था, टेक प्राइड ऑफ आवर रूट्स। और फोर्थ यूनिटी और सेंस ऑफ ड्यूटी अमॉन्ग द सिटीजन। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या बदलाव किए गए हैं तो आप इसको देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन बताया गया कि सीआरपीसी में बदलाव जो भारतीय नागरिक संहिता 2023 बनेगी, इसमें 533 धाराएं बचेगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है। बिल में 9 नई धाराएं जोड़ी गई है और 9 धाराओं को ख़त्म कर दिया गया है। राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिल में नई 9 धारा को जोड़ा गया और 9 को ख़त्म कर दिया गया, यानी 9 ऐसे धारा हैं जिसको ख़त्म कर दिया गया और 9 को ऐड कर दिया गया। वहीं अगर आईपीसी में देखें तो गृह मंत्री आईपीसी को लेकर ये कहा कि इसमें कुल 511 धाराएं थी। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में सिर्फ 356 धाराएं होगी, यानी 511 पहले धारा थी, अब 356 धाराएँ बचेगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है। वहीं 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराओं को एकदम ख़त्म कर दिया गया है। वहीं अगर देखिएगा इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या बदलाव किए गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि पहले 167 धारा थी, लेकिन अब उसमें साक्ष्य विधेयक 2023 में 170 धाराएं होंगी, यानी इसमें ऐड हुआ है। देखिए, ये दोनों में रिड्यूस किया गया है, सीआरपीसी और आईपीसी में रिड्यूस किया गया है, लेकिन अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे और धारा को यहाँ पे ऐड किया गया है और इसमें 23 धाराओं को बदलाव भी किया गया है और एक नई धारा को जोड़ी गई है और 5 को निरस्त की गई है।
यहाँ पे पहले यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे चुनौती ये है कि कहा जाता है कि जैसे पहले क्या था कि हत्या को धारा 302 में क्या कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब उसको 101 में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है, यानी जैसे बहुत सारे वकील्स हैं या कोर्ट जस्टिस सिस्टम है, उनका कहना था कि आपने चेंज किया तो ठीक है, लेकिन धारा अगर पहले 302 है तो उसको अब भी 302 ही रहने देते। अगर प्रावधान ही करना था आपने तो प्रावधान में बीच में ऐड और माइनस कर देते, पहले जो धारा था उसको वहीं पे रख देते। जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि धोखाधड़ी क्या है, 420 है, लेकिन पहले 420 था, लेकिन अब उसको क्या 316 में डाल दिया गया है। वही अपहरण पहले 362 था, अब उसको 135 में कर दिया गया। सामूहिक बलात्कार 376 यानी 376 धारा था, उसको धारा 70 कर दिया गया। दहेज हत्या, यहाँ पे मानहानि, यानी जितने भी धारा था सबको उल्टा पुल्टा कर दिया गया। अगर एक बेहतर अगर हालांकि इस पे बात हुई होगी, पार्लियामेंट इतना बड़ा है, उस इतना सारे कमेटी है, रिकमेंडेशन होती है, और ये लगभग 4 साल से बातें हो रही है। उसके बाद लगभग 18 स्टेट से बात हुई है, आम पब्लिक का भी विचार लिया गया है, जिसमें 18 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित प्रदेश और क्या बोलते हैं 22 देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स और ऊपर से और एंड प्लस सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो इतने सारे लोग मिले हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के, तो ज़रूर इस पर भी बात हुई होगी। शायद कोई निष्कर्ष ना निकला होगा, तो इसीलिए ये किया गया है। हालांकि अगर बेटर होता देश के लिए खिलाफ, यानी कि आप जो पहले जो धारा था सेम वही अपराध होगा, लेकिन धारा में परिवर्तन कर दिया गया। दूसरी चीज़, अब इंडियन क्रिमिनल को में बड़े बदलाव क्या क्या होंगे, यहाँ पे अभी मैंने आपको बता ही दिया कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले मामलों को फॉरेंसिक टीम की तरफ से जब ये ध्यान देंगे कि जो भी सज़ा होगी, जिसको 7 साल मामले से अगर ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी 7 साल से ज़्यादा दी जाने वाली सज़ा के मामले में फॉरेंसिक टीम अलग से जाँच करेगी उसको। फॉरेंसिक टीम आपको पता है कि अगर आप लोग देखते होंगे CID, तो उसमें एक फॉरेंसिक टीम होता है जो सारे साक्ष्य को इकट्ठा करती है और अपने लेबोरेटरी में उसको जांच करती है। देश को, और ये सबसे बड़ा बदलाव है कि देश को छोड़कर भागने वाले अपराधियों की अनुमति, यानी पहले क्या होता था कि देश के जो अपराधी थे वो लोग क्या करते थे, देश छोड़ के भाग जाते थे, और हम लोग इंतज़ार करते थे कि कब वो दोबारा देश में वापस आएंगे और उस पर सज़ा होगी। लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया और कहा गया है कि अब जो भी देश के भगोड़े होंगे, अगर देश छोड़ के बाहर भी चले भी जाएंगे, उसके बावजूद भी उसके ऊपर क्या होगा कि दोषी करार देने का प्रावधान किया गया है। दूसरी चीज़ कि अगर कोर्ट को सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के बाद किसी भी सूरत में फैसला सुनाना होगा, उसके बाद तलाशी जब्ती को लेकर अब वीडियो बनाना अनिवार्य होगा। यानी पुलिस जो पुलिस होगी, पुलिस क्या करती है कि थोड़ा अपना मिसयूज़, पावर का थोड़ा ज़्यादा मिसयूज़ करती है। हालांकि वो ग्राउंड पे करती है तो उन्हें कभी कभी करना भी पड़ता है, कभी कभी इसका मिसयूज़ भी करते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि अब जब भी पुलिस जाँच करेगी, तलाशी लेगी, तो ये वीडियो अनिवार्य होगा। यानी जो पुलिस सिस्टम होगा, जो भी हमारा प्रोसीजर सिस्टम होगा, उसको टेक्नोलॉजी के साथ ऐड होना पड़ेगा और उन्हें अपडेट भी होना पड़ेगा साथ साथ में। देखना ये है कि इस पर कितना काम हो रहा है। गुनाह किसी भी इलाके में हुआ और FIR देश के किसी भी हिस्से में दर्ज की जा सकेगी। वैसे तो पहले भी आप 0 FIR के नाम से आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा और भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया जाएगा। कि पहले क्या होता था कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ज़िला में है उसी ज़िला से आप FIR कर सकते हैं। किसी दूसरे जगह भी हैं तो वहाँ पे भी आप उसको 0 FIR कहते हैं। 0 FIR के तहत आप उसको FIR कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी और 180 दिनों के अंदर हाल में ही जांच समाप्त की जाएगी। राइट। उसके बाद लव जिहाद के नाम पे जो यौन शासन किया जाता है, उस पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर एकदम मृत्युदंड का प्रावधान होगा। बच्चों और महिलाओं के साथ अपराध के मामले में 10 वर्ष तक सजा होगी। महिलाओं और बच्चों के ऊपर जितना कठोर वैसे कानून होगा उतनी अच्छी बात है। उसके बाद हेट स्पीच के लेकर भी, पहले हेट स्पीच को लेकर कोई डिफिनीशन नहीं था। हालांकि 124A के तहत शायद, हाँ 124A के तहत उसको लेकिन डिफाइन नहीं किया गया कि एक्चुअली हेट स्पीच होता क्या है। तो हेट स्पीच का अपना एक डिफिनीशन होगा कि नए कानून के हेट स्पीच और धार्मिक भड़काऊ स्पीच को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच देता है तो ऐसे मामले में 3 साल की सज़ा होगी और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई धार्मिक आयोजन में किसी को भी वर्ग, श्रेणी या अन्य धर्म के खिलाफ भड़काऊ स्पीच दी जाती है तो उसे 5 साल की सज़ा दिया जाएगा। राजद्रोह कानून के लेकर भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये एक्चुअली राजद्रोह 124 है।
तो राजद्रोह के तहत भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि पहले ब्रिटिश लोग राजद्रोह का बहुत मिसयूज़ करते थे और वही मिसयूज़ कहीं ना कहीं आज के समय भी चलते ही आ रहा था राजद्रोह। तो उसमें भी एक नए बदलाव हुआ है कि नई बिल में नई बिल जो आया है तो राजद्रोह के नाम को हटा दिया गया। अब धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे, जिसमें आजीवन कारावास या 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा। यहाँ पे कुर्क का मतलब होता है कि जो भी उसका संपत्ति होगा उसको गांव घर में सुन देंगे, कुर्क की जब्ती होगी, यानी उसका सारा सामान को सील कर दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसके अलावा दोषियों को 3 साल के अंदर न्याय भी मिल जाएगा। क्या ये देशद्रोह अलग है? तो आप यहाँ देख सकते हैं राजद्रोह और देशद्रोह 2 द्रोह होते हैं, ठीक है। राजद्रोह यानी राज का जो शासन प्रणाली है, अगर सरकार कोई भी चीज़ कहते हैं, जैसे कि किसी भी जिला में धारा 144 लग गया है तो आप उसका नियम का पालन करेंगे, लेकिन अगर उसका नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप राजद्रोह कहलाता है। वहीं एक देशद्रोह होता है जो कि आप देश के खिलाफ ही कुछ करते हैं, यानी किसी ऐसे संगठन के साथ आप संपर्क रहते हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके साथ जैसे आतंकी अब विचारधारा वाले संगठन हो गए, ISI हो गए, युद्ध या उससे जुड़ी हुई गतिविधियां हो गई, तो ऐसे किसी भी तरह का काम देशद्रोह कहलाता है। राजद्रोह का इतिहास अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पे राजद्रोह का इतिहास देख लीजिए। 124 से 17वीं शताब्दी के द्वारा यानी 70th सेंचुरी के अंदर ही इसको लागू किया गया था राजद्रोह की तरह। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे सेडिशन लॉ को होल्ड किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सारा चीज़ है। पहले राजद्रोह सबसे पहले किसको लगी गई थी? यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला 18 सितंबर बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ ये राजद्रोह का लगा हुआ था। 19 मार्च 1922 को महात्मा गांधी के खिलाफ भी, यानी बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी भी इसके अंदर जा चुके हैं। और इसमें बहुत सारे देश हैं जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, इंडोनेशिया, घाना और भी 2 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये सब के अंदर भी ये कानून थे, लेकिन इन्होंने बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया। 2009 में ख़त्म कर दिया गया, 2007 में ख़त्म कर दिया गया, 2010 में ख़त्म कर दिया, और हम लोग कब 2023 में ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग कितने पीछे हैं, हम लोग को भी बहुत पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, और तो इसको हमने आप लोगों को बता ही दिया। 3 विधेयकों को लेकर गृह कार्यों के संबंधित सदनीय। और यहाँ पे देखिए कांग्रेस की तरफ, अब स्वाभाविक बात है कि इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं तो विपक्ष की तरफ से टिप्पणियाँ आनी ही चाहिए और आता भी है, लेकिन कुछ चीज़ों हैं जिन पे एकदम पूरा देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस के जो ये हैं सुरजेवाला जी हैं, तो इनको कहना है कि कांग्रेस डिमांड्स लेटर डिबेट ऑन 3 बिल्स टू रिप्लेस क्रिमिनल लॉ। और यहाँ पे अश्वदीन का भी देख लीजिए, ये भी इनका भी ट्वीट है। और भी बहुत सारे पक्ष का सबका ट्वीट है। MK स्टैलिन, इनका कहना है कि, यानी ये बेसिकली साउथ के हैं, तो इनका कहना है कि ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर हिंदी लाद दिया गया और हिंदी को प्राथमिकता दिया जाएगा, जबकि हमारा कंट्री सेक्युलर है। यानी सेक्युलर का मतलब कोई भी भाषा के नाम पे हमारा देश नहीं है, तो इसलिए हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हिंदी थोपा गया है। हालांकि इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका ये कहना है कि जैसे IPC है, इंडियन पैनल कोड, तो इंडियन पैनल कोड है IPC, इसको क्या कि भारतीय, तो यहाँ पे इंडियन है INDIN इंडियन, तो इंडियन नहीं लिखा गया, इसको भारतीय लिखा गया, BHARTIY भारतीय लिखा गया। तो इस चीज़ पे इनको दिक्कत है। तो यहाँ पे देख लीजिए, और इसका न्यूज़ में क्यों है वो भी हम बता ही दिए। तो बाकी आपकी क्या प्रक्रिया है आप लोग ज़रूर हमें बताएंगे। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वैसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इन सब टॉपिक को आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि देश में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। और इस अवेयरनेस सेक्शन में हम जो भी देश के लिए अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो होगा, हम उस चीज़ को कवर करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या क्या पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, देश के बेसिक चीज़ के बारे में, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे आगे। कुछ ऐसी वीडियो बनाते जाएंगे जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जय हिंद।